नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको पॉलीमर्स से स्टार्ट करवा रखा था और उस पॉलीमर्स में हमने जिंगलर-नाटा कैटेलिस्ट पढ़ रहे थे। जिंगलर-नाटा कैटेलिस्ट की मैंने आप लोगों को एक मैकेनिज्म कंप्लीट करा दी थी जिसमें हमने बाई मेटेलिक मैकेनिज्म की थी। आज हम मोनो मेटेलिक मैकेनिज्म कंप्लीट करेंगे जिसको कासे ने दी थी, इसलिए इस जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को कासे मैकेनिज्म कहा जाता है। बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे। फिफ्थ यूनिट पॉलीमर्स। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे जिंगलर-नाटा कैटेलिस्ट की मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे, पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को एक मैकेनिज्म कंप्लीट करा दी थी। जिंगलर-नाटा कैटेलिस्ट था क्या? ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और ट्राइक्लोराइड टाइटेनियम, ये जिंगलर-नाटा कैटेलिस्ट था। क्लियर? यहाँ पे ये कैटेलिस्ट होता है और ये को कैटेलिस्ट होता है। इन दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ब्रिज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो एक्टिव साइड्स की तरह बिहेव करता है। तो जो मोनोमर यूनिट है वो उस एक्टिव साइड्स पे अटैक करती जाती हैं और हर बार यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहता है, इसलिए यहाँ पे हर बार इस टाइटेनियम और कार्बन के बीच हर बार एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? एक्टिव बॉन्ड होगा, जो कि आगे रिएक्शन प्रोपोगेशन में काम आएगा। जब भी मोनोमर यूनिट इस पे अटैक करेगी, रीअरेंज होंगे और वापस यहाँ पे टाइटेनियम और कार्बन के बीच एक एक्टिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से यही प्रोसेस चलती रहेंगी जब तक कि हमारे पास सारे मोनोमर यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? और जब सारी मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्शन कर चुकी होती हैं उसके बाद टर्मिनेट हो जाती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने दोनों मेटल्स का काम ले रहे थे। आज हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें मोनो मेटेलिक मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, जिसको किसने दिया था? कासे ने दिया था, इसलिए इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? कासे मैकेनिज्म कहा जाता है। कासे मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट को आपस में मिला दिया जाता है, मिक्स किया जाता है। वहां पे तो क्या कहा था कि कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर को कैटलिस्ट का कीमोसॉर्प्शन कराया जाता है। बाई मेटेलिक मैकेनिज्म में हमने यही पढ़ा था। यहां पे क्या है? कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है आपका? टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड प्लस में ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, इन दोनों को आपस में मिक्स करके मिक्स किया जाता है, मिक्स इट। और इन दोनों के मिक्सिंग से इनके बीच में एक 5 कोऑर्डिनेटेड टाइटेनियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा? टाइटेनियम जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। 5 कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड फॉर्म कौन? टाइटेनियम आयन एंड हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं। अब जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहते हैं।
क्लियर? यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई कि ये इन दोनों को मिक्स किया, कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट को आपस में मिक्स कर दिया, जिससे टाइटेनियम आयन जो है वो 5 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में बन जाता है। कैसे बनेगा? ये टाइटेनियम रहा जिसकी एक वैलेंसी खाली है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये वैकेंसी तो मैंने खाली कर दी और यहाँ पे ये 5 Cl है। इनके नंबर देती हूँ 1 2 3 4 5। इसमें ये तीनों और ये तो फर्दर क्रिस्टल्स में फॉर्मेशन में ब्रिज कंपाउंड्स की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स ये जो क्लोराइड है ये दूसरे टाइटेनियम आयन के साथ बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए केवल और केवल क्लोराइड जो ये 2 है ये एक्सचेंज हो सकता है। ये जो 1 3 4 और 5 वाले अनएक्सचेंज क्लोराइड हैं। अब ये जो है इसकी ये वैलेंसी खाली है, तो ये रिएक्शन करेगा ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के इस कार्बन के साथ। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम के कार्बन के साथ इसकी क्या होगी? अब रिएक्शन होगी और ये इसके साथ रिएक्शन करके एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि एक्टिव साइड होगी। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसा होगा? एक्टिव साइड होगी। मैंने ये कहा ये कंपाउंड है, मैं इसको यहां पे बना रही हूं वापस। ये साइड वैकेंट है, ये Cl, ये Cl। ये Cl कौन सा है? जो एक्सचेंज हो सकता है, उसको मैंने गोला कर दिया। जो एक्सचेंज नहीं वो ऐसे ही है। इसकी रिएक्शन हम या एल्काइल ग्रुप CH2CH3 ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, R को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया CH2CH3 से। ठीक है, तो CH2CH3 की होल थ्राइस Al। इसका ये एक एल्काइल ग्रुप यहां पे आके अटैक करेगा इस वैकेंट साइड पे और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा, ये जो Cl एक्सचेंज हो रहा है, ये Cl यहां से बाहर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही यहां से रिमूव होगा, इसकी वैलेंसी तो फिर से 5 में कन्वर्ट हो गई, तो यहां पे इसकी जगह क्या बन जाएगी? वापस से एक वैकेंट साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, क्या बनेगा? टाइटेनियम यहां पे जुड़ गया हमारा CH2CH3 ग्रुप, ये Cl। अब यहां वाली वैकेंट साइड बना दी मैंने, ये Cl और ये Cl। क्लियर? ये हमारा बन गया कैटलिस्ट। क्लियर? अब यहां पे ये साइड कैसी है? मेटल और कार्बन के बीच साइड जो है एक्टिव साइड है। यहां पे मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। क्लियर? पोलर बॉन्ड होने के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये वैसा ही साइड बन गई क्या जैसे हमने बाय मेटेलिक मैकेनिज्म में की थी।
वहां पे भी तो हमने मेटल और कार्बन के बीच ही एक बॉन्ड, जिसको हमने क्या कहा था, एक्टिव बॉन्ड है। यहां पे भी यही बॉन्ड कैसा है, एक्टिव बॉन्ड है। अब कोई भी मोनोमर यूनिट आएगी, वो इस एक्टिव बॉन्ड के कारण यहां पे अटैक करेगी। पहले इस वैकेंट साइड पे जाएगी, उसके बाद इसका जो रीअरेंजमेंट होगा वो देखो कैसे होगा। इस एक्टिव बॉन्ड के कारण CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, आगे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है कोई, क्लियर, इसलिए मैंने इसको X से रिप्रेजेंट किया है। ये आएगा, ये पहले यहाँ पे इसके साथ एक पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये तो बॉन्ड है CH2 CH3, यहाँ Cl, और इसके साथ मैं जोड़ देती हूँ, डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHX वाला ग्रुप, TL। क्लियर। अब ये क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, ठीक है। रीअरेंज होंगे तो कैसे होंगे, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, देखो आप ध्यान से देखना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास गए, ये नेगेटिव साइड बन गई, ये आपका पॉजिटिव साइड हो गया। ये पाई बॉन्ड है, इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है वो हो सकता है, ये इस X के ग्रुप पे डिपेंड करता है कि X का जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये डिपेंड करेगा इस X पे। हमने ये माना कि ये जो X ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, इस कार्बन पे। क्लियर। जैसे इस पे ट्रांसफर हुए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, देखना आप ध्यान से, रीअरेंज करवा रही हूं मैं इस चीज को। इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। कौन कैसे जुड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं जोड़ूंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाले आपस में जुड़ेंगे। मीन्स कैसे जुड़ेंगे, और यहां पे क्या बन जाएगी, वही वैकेंट साइड बन जाएगी। बन गई भाई, ये तो फिर से रीअरेंज हुआ, और रीअरेंज होके क्या बनाएगा, 5 कोऑर्डिनेटेड बनाएगा, और साथ में एक वैकेंट साइड बन जाती है। यहां वैकेंट साइड बना दी मैंने, TL Cl Cl। अब देखो यहां पे इस मेटल के साथ मैं क्या जोड़ रही हूं, CH2 ग्रुप, ये वाला CH2। फिर क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया, CH, इस पे X, और इससे ये पूरा एल्काइल ग्रुप वापस जुड़ गया, CH2 CH3। इस तरीके से ये मोनोमर यूनिट जो है वो आगे जुड़ती जाती है। फिर से यहाँ पे ये इस बॉन्ड के कारण क्या होगा, मेटल पोलर हो जाएगी, ये बॉन्ड जो है वो एक्टिव होगा, और पहले आके वैकेंट ऑर्बिटल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, और फिर आके रीअरेंज होंगे, और मोनोमर यूनिट इस पे आके जुड़ती हुई चली जाती है। देखो एक और यूनिट जोड़ते हैं हम, एक और जोड़ो, वही मोनोमर यूनिट CH2 डबल बॉन्ड CHX यहां पे आएगी, फिर से ये 6 कोऑर्डिनेटेड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHX, Cl Cl Cl, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरी यूनिट CH2 CHX CH2 CH3। अब देखो रीअरेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मैंने ये बोला एक्स रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इसके पास चले गए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कैसे जुड़ेंगे ये देखो, अब ये Cl यहाँ वैकेंट साइड रह गई क्योंकि ये चला गया यहाँ से, रीअरेंज हो गया। क्लियर, Cl 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 यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वापस से ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH2, फिर क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया CHX। अब इस पॉजिटिव चार्ज से ये पूरी मोइटी को ऐसे कैसे जोड़ दो, CH2 CHX CH2 CH3। देखो बेटा हर बार ये जो साइट है ये हर बार बन रही है, मीन्स ये कैसी है, हर बार हमें एक्टिव साइट्स मिल रही है, जिससे हर बार मोनोमर यूनिट यहाँ पे आके अटैक करती है और मोनोमर यूनिट यहाँ पे आके जुड़ती जाती है और चेन आगे बढ़ती हुई चली जाती है। अब देखो हमने चाहे बाय मेटेलिक मैकेनिज्म ली चाहे यूनिमेटेलिक मैकेनिज्म ली, ये कासे मैकेनिज्म क्या कहलाएगी, यूनिमेटेलिक मैकेनिज्म। यहाँ पे केवल एक ही मेटल काम में आ रही है, बाय मेटेलिक मैकेनिज्म में दोनों मेटल्स काम में आ रही थी। क्लियर, दोनों, चाहे हमने दो यूनिमेटेलिक मैकेनिज्म ली हो चाहे बाय मेटेलिक मैकेनिज्म ली हो। अब मैं आपको कॉमन 3 स्टेप्स बताऊंगी कि हो क्या रहा है ना। तो हम एक कॉमन बता रही हूं कि इसमें होता क्या है, जिससे हमें ध्यान रहेगा कि क्या क्या करना है हमें। देखो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जर्नल मैकेनिज्म बता रही हूं। इनिशियल स्टेप में क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, किसके बीच में, मेटल और कार्बन के बीच। कार्बन कौन सा, मोनोमर यूनिट के कार्बन के बीच में। क्लियर, वैसे तो इसमें क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो वैसे तो इसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड था, ब्रिज कंपाउंड बना लिया था ना इसने, था, और इसमें भी ये बना लेता है, पहले ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एक एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है। मीन्स दोनों ही केस में क्या है, मेटल है और उस पे एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्लियर, ऐसी फॉर्म है। इस फॉर्म की रिएक्शन जो है सबसे पहले क्या करवा रहे थे आप, कोई भी मोनोमर यूनिट से करवा रहे थे। CH2 डबल बॉन्ड CH, मैं यहां पे भी वही X ग्रुप ले लेते हूं। क्लियर, इस ग्रुप से करवा रहे थे, चाहे दोनों मैकेनिज्म थी तो भी इसी से करा रहे थे। ये बॉन्ड हमारा कैसा था, पोलर बॉन्ड था, पोलर बॉन्ड था। इसके कारण मेटल पे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था और इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज था। क्लियर यहां तक। अब इनके बीच एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही हुआ था, मेटल, ये आर ग्रुप यहां पे, इसके साथ पाई बॉन्ड का, इस पाई इलेक्ट्रॉन से यहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गई थी और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गई थी। क्लियर, उसके बाद ये रीअरेंज हुए थे और ये फॉर्म बन गई थी, मेटल CH2 CHX और इससे आर ग्रुप जुड़ गया था, रीअरेंज होके। ये था हमारा इनिशियल स्टेप, यही था, ये इनिशियल स्टेप था। यहाँ पे आगे जो भी कुछ बाकी वैलेंसीज से हमें कोई लेना देना नहीं था। क्लियर, हमें तो मेटल और एल्काइल बॉन्ड से था और उसके बाद मेटल और कार्बन के बॉन्ड से था और फिर ये मोनोमर यूनिट से बॉन्ड बना लेता है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा बन गया, वापस से एक्टिव बॉन्ड बन गया, जो फर्दर रिएक्शन प्रोपोगेशन में काम आ रहा था।
यूज फॉर रिएक्शन प्रोपोगेशन स्टेप में काम आ रहा था। क्लियर। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन स्टेप, रिएक्शन प्रोपोगेशन या प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या हुआ, कहां पे जोड़ते जा रहे थे हम, यहां पे मोनोमर यूनिट जुड़ती जा रही थी, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर था, यहां पे मोनोमर यूनिट जो है वो जुड़ती हुई जा रही थी और हर बार हमें मेटल और कार्बन के बीच जो बॉन्ड मिल रहा था वो एक्टिव बॉन्ड मिल रहा था। यही हो रहा था, मीन्स MCH2CH, ये X और R, इससे हर बार जुड़ रहे थे मोनोमर यूनिट ये, और ये इसको N जोड़ देती हूं, यही फॉर्म हो रही थी। N बार जुड़ चुका था, मेटल CH2CH, X कितने जुड़ गए, ये N जुड़ गए, और इससे क्या जुड़ा, R। क्लियर। ये फॉर्म इससे जुड़ती हुई चली जा रही थी। अब लास्ट स्टेप कि भाई सारे मोनोमर यूनिट जो है वो रिएक्शन कर चुके, अब क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप होगी, टर्मिनेट होगी। तो लास्ट स्टेप है थर्ड, टर्मिनेट स्टेप। टर्मिनेट स्टेप में ये माना जाता है कि यहां से कोई हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है और ये रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। देखो कैसे, मेटल में यहां पे एक CH2CHX और फिर मैं जोड़ती हूँ CH2CHX, इस पे N ग्रुप R। इसकी रिएक्शन कराई ही हमने CH2 डबल बॉन्ड CHX। हमने कहा यहाँ से एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, वो इसके साथ जुड़ के मेटल एल्काइल जो फॉर्म है वो बाहर रिमूव हो जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये आके इससे जुड़ जाएगा। क्या होगा, MCH2CH2X, ये तो इस फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगी और ये आके इसके साथ जुड़ जाएगी। क्या जुड़ेगा, CH डबल बॉन्ड CHX, और ये पूरा बाकी का फॉर्म इसके साथ डबल बॉन्ड बनाते हुए ये जुड़ जाएगा, CH2CH, मैं X भी यहीं दिखा रही हूं, ये तो N और इससे R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये फॉर्म आपके क्या बन जाएगी, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप आगे चलती है। अब आता है कि हम ये रिएक्शन जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्यों नहीं करा रहे हैं, इसको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, हम ये रिएक्शन जो है वो जिंगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्यों करा रहे हैं, या इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस कैटलिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हम इन मोनोमर यूनिट्स की रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे कराते, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। जब हम इस रिएक्शंस की, मैं जिंगलर नाटा का यूज बता रही हूँ, इस जिंगलर नाटा कैटलिस्ट का क्या यूज है, इस कैटलिस्ट का ये यूज है कि जब ये रिएक्शन जो है, यदि सिंपल हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती विदाउट कैटलिस्ट तो ये एक ब्रांच्ड रिएक्शन होती, मीन्स यहाँ पे जो पॉलीमर बनता वो ब्रांच्ड पॉलीमर बनता, और ब्रांच्ड पॉलीमर जो होता है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने पढ़ी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है, इस तरीके से उसमें उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लूज़ हो जाती हैं। किसके कारण, ब्रांच के कारण। इसलिए हमें जब अनब्रांच्ड जिसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो हाई बनानी है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई बनाना है,
उसके लिए हमें जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो रिएक्शन जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट के थ्रू होगी उससे जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा वो अनब्रांच्ड पॉलीमर formed by catalyst, जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट। और अनब्रांच्ड पॉलीमर कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। ये सब प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें कैसा चाहिए? अनब्रांच्ड चाहिए। क्लियर? इसीलिए हम ये जो रिएक्शंस हैं, जैसे जो इथाइलिन की जो रिएक्शंस कराई जाती हैं जिससे पॉलीथीन बनाया जाता है, वो कैटलिस्ट की फॉर्म में ही बनाए जाएंगे। क्लियर? कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा के ही बनाया जाता है। ये थी आपके जिंगलर-नाटा कैटलिस्ट मैकेनिज्म। अब मैंने आप लोगों को एक मैकेनिज्म, एक पॉलीमराइजेशंस की प्रोसेस कंप्लीट पढ़ा दी है, जिसमें हमने उसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देखी, जिसमें हमने उसकी आयनिक मैकेनिज्म भी देखी, और कैटेलाइज मैकेनिज्म भी हमने पढ़ ली है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोपोलीमराइजेशन। कोपोलीमराइजेशंस मीन्स नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। को मीन्स दो, एक नहीं, दो टाइप के, जहाँ पे मोनोमर यूनिट आपस में रिएक्शन करके उससे जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोपोलीमराइजेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कोपोलीमराइजेशन मैकेनिज्म समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।